नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। क्या बोलती दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ रहे मामलों को लेकर के चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य बड़े नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ हालात पर चर्चा करने के लिए रविवार को बैठक की। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार बैठक सकारात्मक रही। सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और कोरोना के खिलाफ दिल्ली और केंद्र के बीच मिलकर काम करने की बात की गई। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस बैठक में दिल्ली में वैश्विक महामारी से निपटने, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, जांच की सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। शाह, बैजल और केजरीवाल के अलावा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में 39,000 कोरोना मरीज। दरअसल देश में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली में कोरोना वायरस के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से निपटने, अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं होने और प्रयोगशालाओं में जांच कराने में आ रही दिक्कतों को लेकर सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति बेहद भयावह है और कोविड-19 मरीजों के पास शव रखे दिख रहे हैं। न्यायालय की टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कहा कि वो पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार करती है और दिल्ली सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और प्रत्येक कोविड-19 मरीज के लिए हर संभव इलाज सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है। बढ़ते मामलों से सरकारें चिंतित। गौरतलब है कि दिल्ली में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यहाँ रविवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या 38,258 थी, जबकि 1,269 लोगों की ये वायरस जान भी ले चुका है और राजधानी दिल्ली में बढ़ते इन मामलों को देखते हुए अब केजरीवाल सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी चिंता में है। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज़। पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला चीनी वायरस चीन की तरह ही लगातार अपना रूप बदल रहा है। जहां पहले कोविड-19 के मरीजों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अब इन लक्षणों में 2 और नए लक्षणों का मिलाप हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना बदल रहा लगातार अपना रूप। अगर शरीर में दिखें ये परिवर्तन तो करें तुरंत डॉक्टर से संपर्क। कोरोना वायरस के मामले पूरे विश्व के साथ ही भारत में भी बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। कोविड के सबसे ज्यादा मामलों की लिस्ट में भारत रूस के बाद चौथे स्थान पर है। इसी बीच भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 नए लक्षणों को कोरोना की लिस्ट में शामिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सूंघने और स्वाद पहचानने की क्षमता खोना कोरोना के प्रमुख लक्षण हैं। मेडिकल की भाषा में इसे एनोस्मिया एगिसिया कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले इन दोनों लक्षणों को आधिकारिक रूप से कोरोना की सूची में दर्ज नहीं कर रखा था। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर 7 जून को हुई नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी कि
इन्हें लक्षण माना जाए या नहीं। मई में अमेरिका में सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इन दोनों लक्षणों को लिस्ट में जोड़ा था। इस सूची में पहले बुखार, खांसी, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराबी और दस्त जैसे लक्षण ही शामिल थे। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सूंघने और स्वाद को पहचानने की शक्ति खो रहे हैं। जिन लोगों में कोरोना के ये दो नए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करना अब बहुत जरूरी हो गया है। अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मरीजों को खांसी या बुखार की समस्या नहीं हो रही है, लेकिन वो सूंघने और स्वाद को पहचानने की क्षमता को खो रहे हैं। ऐसे भी कई रोगी सामने आए हैं जिनमें कोरोना के 1 या 2 लक्षण ही नजर आते हैं, जबकि कुछ असिम्प्टोमेटिक होते हैं। वहीं बता दें कि पिछले सप्ताह ही WHO ने कई देशों से मिली रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि असिम्प्टोमेटिक मरीजों से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा सिर्फ 6% है। WHO की ऑफिसर मारिया वैन कार्खोव ने अपने बयान में कहा था कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं नजर आते, उनके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा 6% से ज्यादा नहीं है। कई स्टडी के मुताबिक यह वायरस बिना लक्षणों के लोगों में फैल रहा है, लेकिन उनमें से कई या तो एनकोडेटल रिपोर्ट हैं या फिर किसी मॉडल पर आधारित हैं। मारिया ने यह भी कहा था कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो खांसते या छींकते वक्त बाहर आए ड्रॉपलेट्स से फैलती है। अगर सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रोगियों पर ध्यान दिया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए, संपर्क में आए लोगों को देखें और उन्हें भी क्वारंटीन करें, तो इसका खतरा काफी कम हो सकता है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस लगातार रूप बदलकर पूरी दुनिया को चौंका रहा है। जहां शुरुआती दौर में संक्रमित मरीजों में सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे थे, तो वहीं अब ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य हैं, लेकिन वो वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और शायद यही कारण है कि दुनिया भर के देश अभी तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं खोज सके। फिलहाल इस वायरस पर कब तक सफलता मिल पाती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसा क्या हो गया जिसने नेपाल को भारत से रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय विदेश नीति को नए सिरे से मजबूत किए जाने पर जोर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत को विदेश नीति को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। नेपाल भारत के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय क्षेत्र के लिए नेपाल कैसे सोच सकता है। उनकी भावनाओं को इस कदर चोट। नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय विदेश नीति को नए सिरे से मजबूत किए जाने पर जोर दिया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने देश के अपडेटेड राजनीतिक प्रशासनिक नक्शे से संबंधित एक विधेयक को शनिवार को पारित कर दिया, जिसमें भारतीय भूमि के हिस्से शामिल हैं। हालांकि इस पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है।
भारत ने इसे नेपाल के उल्लंघन और दावों का एक कृत्रिम विस्तार करार दिया है। नेपाल की ओर से संशोधित नक्शे में भारत की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके पर अपना दावा किया। भारतीय नक्शे में ये सभी हिस्से उत्तराखंड में पड़ते हैं। बता दें कि नेपाल के कानून मंत्री शिवमया तुम्बा हम्फे ने ये विधेयक पेश किया था, जिसके जरिए राष्ट्रीय प्रतीक में भी नक्शे को अपडेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की प्रतिनिधि सभा की ओर से संविधान संशोधन के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की ओर से कहा गया है कि हमने गौर किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए नेपाल के नक्शे को बदलने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। हमने इस मामले पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। दावों का ये कृत्रिम इजाफा ऐतिहासिक तथ्य या सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। ये लंबित सीमा मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। गौरतलब है कि नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। हालांकि खुद नेपाल सरकार को इस नक्शे को पास करने के लिए नेपाली लोगों का विरोध सहना पड़ा है। नेपाली लोगों ने नए नक्शे में संशोधन से भारत नेपाल रिश्तों में दरार आने का हवाला दिया है और इसे लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। चलिए क्या बोलती दुनिया में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मासूम चेहरा, दिल पिघलाने वाली मुस्कान और आंखों में गजब की चमक। सपना आसमां को अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करने का। उभरते कलाकार ने मौत को लगाया गले। ईश्वर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दे। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के
पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या बोलती दुनिया में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुजरात में अब दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से राज्य में शनिवार रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन साथ ही कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ठीक समय पर मानसून गुजरात पहुंच चुका है और शनिवार रात से ही अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं मौसम भी खुशगवार हो गया। हालांकि इस दौरान कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें, इस समय गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तो अभी फिलहाल अगले 5 दिन के लिए गुजरात में काफी अच्छी बारिश रहेगी। गुजरात रीजन में देखा जाएगा तो डे 1 में वाइड स्प्रेड, डे 2 में भी वाइड स्प्रेड, उसका मतलब मोस्ट प्लेसेस में गुजरात रीजन में बारिश रहने का संभावना है। और डे 3, डे 4 में मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगी। इवन डे 5 में भी मेनी प्लेसेस में बारिश गुजरात रीजन में रहेगी। और हेवी टू वेरी हेवी रेन आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। जैसे देखा जाए डे 1 में सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात में ज्यादातर हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है आइसोलेटेड प्लेसेस में। एंड सौराष्ट्र में, कोस्टल सौराष्ट्र में जैसे भावनगर, अमरेली ऐसे जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। सौराष्ट्र देखा जाए तो अगले 5 दिन में मेनी प्लेसेस में, डे 1, डे 2 में मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगी और हेवी आइसोलेटेड हेवी रेन भी रहेगी अगले 2 दिन में। 3rd डे, 4th डे में फ्यू प्लेसेस में बारिश, मतलब कुछ जगहों में बारिश रहेगी सौराष्ट्र कच्छ में, लेकिन हेवी आइसोलेटेड कोस्टल सौराष्ट्र में भी होने का संभावना है। वहीं आपको बता दें, इस समय गुजरात के अरवल्ली, साबरकांठा, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली और जूनागढ़ जिले में भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते वासणा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए। अहमदाबाद के मणिनगर, हाटकेश्वर, वस्त्राल, वाड़ज, रानी, ओढ़व, सीजी रोड जैसे इलाकों में भारी बारिश जारी है। गोवा, महाराष्ट्र में भी मानसून की दस्तक। वहीं इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून ने गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी। अब देश के कई हिस्सों में मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की वजह से महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान। इसके पहले मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपने वादे शुरुआत में ही पूरे करने शुरू कर दिए थे और इसमें एक वादा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भी शामिल था। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर ये संकेत दे दिए थे कि अब POK और अक्साई चीन भी हमारा ही होगा और इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक और संकेत दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर जनसंवाद रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने POK के साथ ही पाकिस्तान को भी कई संकेत दे दिए। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल देंगे कि POK से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे संसद का भी ये संकल्प पूरा हो जाएगा। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि POK के लोग भी आपसे रश्क करेंगे POK के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। या POK के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। POK से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। वहीं अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने भारत की बदली रक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि मौसम बदल चुका है। हमारे चैनल मुजफ्फराबाद गिलगित का तापमान यानी कि दर्जा हरारत बता रहे हैं। ये दर्जा हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा शरारत करने पर आमदा। लेकिन भारत की सेना ऐसे शरारत का भरपूर जवाब दे रही है। मैं कहना चाहूंगा मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है मेरे बहनों भाई। वहीं रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान आतंकियों के हाथों मारे गए सरपंच अजीत पंडिता को भी श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने 1947 में कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को भी याद किया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे और पाकिस्तान और ISIS के झंडे दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ भारत का तिरंगा शान से लहराता है। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर में कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे, तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और ISIS का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। वहीं राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगता था कि ये सिर्फ घोषणा पत्र के वादे हैं, लेकिन जैसे ही हमें पूर्ण बहुमत मिला, हमने इस धारा को खत्म कर दिया। सिंह ने कहा कि बीजेपी कभी भी राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा नहीं होने देगी। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है, 35A को समाप्त करने की बात करती है, केवल जनता का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाती है। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह लगता था कि शायद हम धारा 370 और 35A को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भी शामिल था। सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान के साथ ही चीन भी हिल गया था और दोनों देशों को ये साफ संकेत मिल गया था कि अब भारत अपनी जमीन पर फिर से कब्जा लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे जंग में ही क्यों ना कूदना पड़ जाए। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। चलिए, क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।